खेतों तक आने में। आपके यहाँ ट्यूबवेल ही होगी ना, नहर नहीं है ना? हा? नहर है आपके? तुलसा वाली, लेकिन उसका भी आधा अधूरा आता दिखता है, इंजन से लगता है। रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर बरसों पहले आ जाती है क्योंकि वहां के नेता मजबूत थे। और हम जिनको वोट देते हैं, जिनको एमएलए एमपी बनाते हैं, वो कमजोर थे। इसलिए हम पैदा हुए जब से सुन रहे हैं कि कौद डैम बनेगा, प्रवन वरद परियोजना बनेगी और उसका पानी हमारे खेतों तक पहुंचेगा। आपका तो शायद चलो इंजन से भी काम चला लेते होंगे, पर ये जो चौकी से लेके बामली बामला ये सीधा चले जाओ आप सुंदलक थामली तक, थोड़े दिन बाद में अगर माउंट नीबर से तो अकाल आ जाता है। बेचारे सोचते हैं कि बरसात की बाद में कैसे भी खेत को गीला करके कोई ऐसा हो, कोई फसल हो जो एक महीना बिना पानी के निकल जाए, जैसे चने हैं, गेहूं वो कर नहीं सकते, धान वो कर नहीं सकते, लहसुन की खेती बेचारे वो कर नहीं सकते। और वो जो ट्यूबवेल की खेती करते हैं, अगर मोटर चल गई तो एक मोटर का 10,000 का खर्चा आता है। पहले कुआं खुदाने में बर्बाद हो गए, फिर कुएं में पानी बीत गया तो कुएं में ट्यूबवेल कराई, उसमें बर्बाद हो गए, फिर उसमें भी ट्यूबवेल में भी पानी बीत गया तो फिर अलग से ट्यूबवेल कराई। थोड़े दिन पहले वो तो अभी 5-7 घंटे लाइट आ गई और एक खेत में 2-2 3-3 बोर कराकर किसान काम चला लेता। नहीं तो मैंने तो वो भी देखा था जब जनरेटर चलते थे और खेतों में ऐसे लगता था कोई सम्मेलन हो रहा हो। किसान की स्थिति कभी भी सुधरती नहीं है। किसान सोचता है कि इस बार फसल अच्छी आ गई, कुछ अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़े बच्चे हो रहे हो तो उनको शादी का प्लान करते हैं। लेकिन 2 साल 3 साल अच्छा चलता, फिर चौथे साल फिर कोई या तो अकाल आ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है या ओले गिर जाते हैं। 2-3 साल का कमाया हुआ 1 साल में चला जाता है। फसलें भी हम ऐसी करते हैं। एक साल सरसों का भाव 7,000 हो गया, हमने सोचा कि जिंदगी भर अब 7,000 ही भाव रहेगा फसल का। अगले साल सारे लोगों ने सरसों ज्यादा बो दी तो 4,000 रह गई। लहसुन सोचते हैं कि लहसुन 10,000 बिक रहा, अगली बार भी 10,000 बिकेगा। पूरे किसान लहसुन बो देते हैं, पता चलता है कि 2,000 बिक रहा है। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भुगत भोगी हूं, मैं खुद भी किसान हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं। एक बार मैंने भी 45 बीघा को लहसुन ले आयो, 14,000 रुपया कुंटल में बीज लायो, 6-7 हजार बक्के जो उस साल। तो फिर मेरे को थोड़ा सा लालच आया, 65 बीघा का बो दिया। उस साल थोड़ा अच्छा बिक गया, 10,000 रुपए तक की रेट मिल गई। फिर सोचा मजा आ गया तो अगले साल 100 बीघा को बो दो तो बक्यो 2 रुपया किलो। वो 45 बीघा में और 65 बीघा को कमायो, ये वो भी बराबर हो गए और घाटा में और चली गई। इसलिए किसान की हालत ठीक नहीं है। अभी पूरी बरसाती फसल आपकी खत्म हो गई, लेकिन सरकार जो फसल बीमा के नाम पर जो केसीसी लेने जाते हैं पैसा काटती है। अगर वो पैसा फसल बीमा के रूप में अगर हमें मिल जाए तो हमें हमारा घर चलाने में सहारा हो जाए। लेकिन जो फसल बीमा की जो कंपनियां होती है वो अगर 200 करोड़ रुपए अगर 12 में बांटने के लिए किसानों के आए तो 200 करोड़ में से वो 10 करोड़ कलेक्टर को दे देंगे, 190 करोड़ बचा लेंगे, लेकिन किसान को नहीं देंगे। और वो उनका जो इलाज है उनका इलाज नेतागिरी है। लेकिन जो नेता बेटे हैं हो सकता है वो बीच में कंपनी वालों से थोड़ा बहुत उनको भी बट में मिल जाए। इसलिए आज दिन तक मैंने 12 में किसी किसान किसी नेता के मुंह से फसल बीमा की बात करते हुए नहीं सुना। आप बता दो, सुना हो तो आप बता दो। अगर एक भी किसान एक भी नेता ने कभी फसल बीमा की बात करी हो तो आप मुझे बता दो। जानते नहीं है वो कि फसल बीमा क्या होता है। चूरू में हमारे कम्युनिस्ट के
विधायक थे पहले बलवान पूनिया, उनको सुनना कभी, मध्य प्रदेश में देखना। अभी थोड़ी बहुत सोयाबीन निकली है, तुम मंडी में बेचने जाते हो 2-3 हजार बिकती है, समर्थन मूल्य पे कांटे लगते नहीं है। समर्थन मूल्य पे सोयाबीन की रेट 5,000 ऊपर है, लेकिन मध्य प्रदेश में भावांतर के कारण किसानों को 5,000 के ऊपर मिल रहा है। राजस्थान में वही सोयाबीन का पैसा 3,000 मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, किसानों को जागना चाहिए और किसानों को उसी प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए जो किसानों के बारे में सोचे, किसानों की भलाई के बारे में सोचे, कमजोर लोगों की भलाई के बारे में सोचे। मैंने तो आपको ध्यान होगा 2023 में 5 सितंबर 2023 को किसानों के साथ कलेक्ट्री पे घेराव किया था, कलेक्ट्री में ट्रैक्टर घुसा दिया था और ट्रैक्टर को कलेक्ट्री में खड़ा करके किसानों के बीच में, जब कई लोग तो जाते हैं एसडीएम कार्यालय या कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देके आते हैं, मैंने कहा मैं कोई ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं तो कलेक्टर से बात करूंगा तो किसानों के बीच में करूंगा। और आपको पता होगा अखबार में खबर आई थी, नरेश मीणा ने कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनट पे खड़ा करके किसानों की मांगे मनवाई है। मैंने धरना दिया, 81 करोड़ रुपए किसानों को फसल बीमा का मिला था, 81 करोड़ रुपए। 5 सितंबर की बात थी, अभी अक्टूबर का लास्ट चल रहा है। मैंने जो सोयाबीन की फसल नहीं कटी थी उसके पहले कलेक्टर को कह दिया था कि आने वाली सर्दी की फसल के पहले किसी भी किसान को मैं खाद की लाइन में देखना नहीं चाहता, किसी भी किसान को मैं 1 रुपया भी खाद का ज्यादा नहीं देने दूंगा। और 2023 का आप उठा के देख लो, एक भी किसान खाद की लाइन में नहीं लगा था। पिपलोदी में 7 बच्चे मर गए, पिपलोदी में 7 बच्चे स्कूल की दीवार गिरने से मर गए, गरीबों के बच्चे मर गए। उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उनको सरकार से लड़ने के लिए 40 दिन जेल में रह लिया और जब जेल से निकला मुआवजा नहीं मिला तो उनको जो 5 बकरी मुआवजे में दी थी, पहली बार राजस्थान में आदमियों के साथ साथ जयपुर की राजधानी में, देश राजस्थान की राजधानी जयपुर में आदमियों के साथ साथ बकरियों को लेकर धरने पे बैठ गए। ये भी तुमने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? ऐसा तो पहली बार ही हुआ ना कि आदमियों के साथ साथ बकरियां भी धरने पे बैठी थी। धरने पे बैठ गया, जैसे ही मैं धरने पे जयपुर में बैठा उसी रात उन बच्चों के परिजनों को सरकारी नौकरी दे दी गई चिकित्सा विभाग में और उनको पहले 10 लाख दिए थे, बाद में 2-2 लाख रुपए और बढ़ा दिए, 12 लाख कर दिए। लेकिन मेरी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, मैंने कहा 50-50 लाख रुपए सरकार उनको दे। मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहा 15 दिन, मैंने अन्न छोड़ दिया, भूखा पड़ा रहा और जनता से मदद लेके 1 करोड़ रुपए की मदद उनको एफडी करा के आया, 13 लाख की मदद उनको। मेरे से पहले बहुत नेता आए हुए, जो भी नेता आते हैं उनको देखना, वो धोती कुर्ता या वो सफेद कपड़े पहन के आएंगे, कपड़े सफेद पहनेंगे, सफेद बुगले की तरह। जैसे सफेद बुगला कितना सुंदर रहता है लेकिन उसको हमेशा कीड़े कांटे जहरीले उनको खाता है, उसी तरह ये नेता भी जितने सफेद कपड़े पहनते हैं उतने मन से, उतने अंदर से काले होते हैं, उतने इनके काले कारनामे होते हैं। क्या कोई नेता तुमने देखा ऐसा? क्या इस हाड़ौती में कोई नेता ऐसा देखा जैसे नरेश मीणा नंगे पैर, साल भर से नंगे पैर सड़कों पे घूम रहा है, छाले पैर में छाले हो जाते हैं, कांटे लग जाते हैं? क्या तुमने कोई नेता हड़ौती में देखा है जो किसी गरीब के परिवार के बच्चे के लिए 2 दिन भूखा बैठा हो? प्रमोद जैन भाया तुमसे वोट मांगने आए, उससे कहना कि 2 दिन तू तो भूख हड़ताल करके बैठ जा, हम तेरे को वोट दे देंगे। ये लोग केवल आपके वोट लेकर ताकतवर बनकर ये केवल मजे लेते हैं, दिल्ली बंबई में बंगले बना लेते हैं, इनके बच्चे मजे ले रहे हैं। मैं तो निकला हूं राजनीति करने, केवल पद के लिए नहीं निकला, कुछ मोह नहीं है,
मोह है तो केवल इतना कि मैं लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहता हूं, गरीबों की दुआएं प्राप्त करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जब मैं मरूं तो मरने के बाद लोग मुझे याद करें, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे विधानसभा में विधायक बनाकर भेज दो, तो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर तुमने मुझे विधायक बना दिया तो जो लाइट रात को लाइट देते हैं उसको रात को लाइट नहीं देने दूंगा। लाइट इनको दिन में देनी पड़ेगी, और दिन में लाइट देनी पड़ेगी। उसके अलावा तुम्हारे घरों पर बिल मांगने नहीं आएंगे। बिल मांगने तभी आएंगे जब उनसे कह दूंगा ये खेतों में जो तार लटक रहे हैं या खंभे टेढ़े, पहले खंभों को सीधा करो, तारों को सीधा करो, उसके बाद गांव में बिल मांगने आना, वरना बिल मांगने बताना। आज नंगे पैर गाड़ी में बैठकर आपके बीच में आया हूं। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो नंगे पैर पैदल एक बार पूरी विधानसभा में घूमूंगा, गांव जाकर गांव में समस्या जानूंगा। जैसे आज यहाँ पर बैठा हूं, ऐसे आपके बीच में बैठकर आपकी सारी समस्याओं को लिखूंगा, और पूरी जनता की समस्याओं को लिखकर कलेक्टर में धरना दूंगा, और एक एक समस्या को, एक एक गाँव की समस्या को खत्म करने का काम करेंगे। 2.5 साल के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं, मतदान मांग रहा हूं। क्या 2.5 साल के लिए इस बेटे को मौका दोगे? हाथ खड़े करो जो, अगर आप मुझे मौका दोगे तो। सारे लोग वोट दोगे? जो लोग यहाँ नहीं है उनसे भी दिलवाओगे? जो आपके परिवार वाले जो है उनका सबसे दिलवाओगे, मदद करोगे? आप लोग मेरी मदद करो। मैं हर जगह एक बात कह रहा हूं, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी, ऐसे अगर नरेश मीणा एमएलए बना तो 2.5 साल के लिए आपका नरेश भी श्रवण कुमार बनकर आपकी सेवा करने का काम करेगा, आपकी सेवा करेगा।